ATC। फ्लाइट 1308 अपना ऑल्टीट्यूड कम करते हुए 3000 फीट पर आइए। कैप्टन। रॉजर दैट, 3000 फीट पर आ रहे हैं। हालांकि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों में से किसी को भी यह अंदाजा नहीं है कि 3000 फीट पर आकर वो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि ATC को यह गलतफहमी हो गई है कि फ्लाइट 1308 इस समय समुद्र के ऊपर है, लेकिन असल में ये प्लेन समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि एक पहाड़ी इलाके में फ्लाई कर रहा है। ATC की बात मानकर कैप्टन अपने प्लेन को 3000 फीट की ऊंचाई पर तो ले आए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि इस समय इनका प्लेन माउंट सैन पिएट्रो की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी ऊंचाई 4500 फीट है। दूसरा, आसमान में इस समय गहरे बादल छाए हुए हैं, इसलिए पायलट्स अपनी आंखों से भी इस खतरे को नहीं देख सकते। कुछ ही सेकंड में प्लेन का ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम बजना शुरू होता है और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आए, ये प्लेन एक भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। ये एविएशन हिस्ट्री के डेडलीस्ट और मोस्ट शॉकिंग प्लेन क्रैशेस में से एक था, जिसने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया था। पर यह हादसा हुआ कैसे? इसमें कितने लोगों की जान गई? और कैसे एविएशन में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी इतने बड़े हादसे की वजह बन सकती है? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लुबियाना, यूगोस्लाविया के बर्नक एयरपोर्ट पर एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। एयरपोर्ट पर कई प्लेन्स उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, जिसमें यह नया चमचमाता MC डोनाल्ड डगलस MD-81 एयरक्राफ्ट भी शामिल है। इस प्लेन को कोर्सिका के फ्रेंच आइलैंड पर एक चार्टर सर्विस के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां इसकी डेस्टिनेशन अजैक्सियो कैंपो डेल ओरो एयरपोर्ट होने वाली है। असल में इनेक्स एड्रिया एवियोप्रोमेट की इस फ्लाइट 1308 को कॉम्पस नाम के एक स्लोवेनियन ट्रैवल एजेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एक डे ट्रिप होने वाली है, जिसमें सभी पैसेंजर्स यूगोस्लाविया नेशनल हॉलिडे सेलिब्रेट करने के लिए अजैक्सियो में उतरकर वहां घूमेंगे और फिर शाम को इसी प्लेन से वापस लुबियाना लौट आएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ बुरा होने वाला हो तो उसके संकेत शुरुआत से ही मिलने लगते हैं। फ्लाइट 1308 के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल इस ट्रिप के लिए पहले DC-9 एयरक्राफ्ट को चुना गया था, लेकिन लास्ट मौके पर एयरलाइन ने इसे MD-81 एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि DC-9 की मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 135 है और इस ट्रिप पर जाने वाले लोग 170 से ज्यादा हो रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन पिछले ही साल 1980 में शुरू हुआ है, जो कि ज्यादा पावरफुल इंजन्स और बड़े साइज के साथ आने वाला DC-9 का ही एडवांस्ड वर्जन है। शुरुआत में इस सफर पर सिर्फ 130 लोग जाने वाले थे, लेकिन एयरक्राफ्ट चेंज होने पर एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसी ने इस ट्रिप में अपने एम्प्लॉयज और उनके फैमिली मेंबर्स को भी शामिल कर लिया। और अब ये प्लेन इतना फुल है कि इस ट्रिप पर बाद में शामिल किए गए एयरलाइन एम्प्लॉयज फ्लाइट अटेंडेंट सीटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। साथ ही प्लेन में मौजूद फ्लाइट मैकेनिक को कॉकपिट में पायलट के पीछे जंप सेट पर जगह मिली है। वैसे इस फ्लाइट की जिम्मेदारी 55 साल के कैप्टन इवान कुनोविच के कंधों पर है, जिनके पास 12,123 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। पर क्योंकि MD-81 एक बहुत ही नया एयरक्राफ्ट है, इसलिए कैप्टन ने अभी इस प्लेन पर सिर्फ 188 घंटे बिताए हैं। खैर,
कॉकपिट में कैप्टन के अलावा फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 40 साल के फ्रैंक टर्गलाव भी मौजूद हैं, जो वैसे तो सिर्फ 4213 घंटों का फ्लाइंग टाइम एक्सपीरियंस रखते हैं, पर इसमें से 288 घंटों का एक्सपीरियंस इन्हें MD-81 फ्लाई करके ही हासिल हुआ है, जो कैप्टन से 100 आवर्स ज़्यादा है। फ्रैंक टर्गलाव इस सफ़र पर अपने 6 साल के बेटे को भी लेकर आए हैं, ताकि वो अजैक्सियो घूमने के साथ साथ इस नए प्लेन का भी मज़ा ले सके। गौर करने वाली बात यह है कि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों के लिए ही ये अजैक्सियो की पहली ट्रिप है, यानी इन्हें इस रूट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और यही चीज़ आज इन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। पर इन सब चीज़ों से अनजान 173 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर समेत कुल 180 लोग इस सफ़र के लिए समय से पहले ही प्लेन में सवार हो चुके हैं। बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद प्लेन को गेट से पुश बैक किया जाता है और फिर टैक्सीवे करते हुए ये प्लेन रनवे तक पहुंच जाता है। इसके बाद कैप्टन टेक ऑफ क्लियरेंस की मांग करते हैं, जिसके लिए उन्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। प्लेन रनवे पर दौड़ना शुरू करता है। और देखते ही देखते सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर सुबह के 6:41 पर यह बर्निक एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाता है। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में यह प्लेन अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 33,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। प्लेन में इस समय पार्टी जैसा माहौल है, जहां सभी पैसेंजर्स एक दूसरे के साथ हंसी ठहाके और मस्ती कर रहे हैं। साथ ही कॉकपिट का दरवाजा भी खुला हुआ है, जिसकी वजह से फ्लाइट क्रू बार बार कैप्टन और को पायलट से बात करने के लिए यहां आ जा रहे हैं। इन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि अभी कुछ ही मिनटों में इनका सामना कितनी बड़ी मुसीबत से होने वाला है। प्लेन इस समय इटली के ऊपर से गुजर रहा है और इसी बीच कॉकपिट में बैठा मैकेनिक अपनी जंप सेट को छोड़कर पीछे पैसेंजर कैबिन में चला जाता है, ताकि फर्स्ट ऑफिसर टर्गलाव का बेटा कॉकपिट में उनकी जगह पर आकर बैठ सके। अब जैसा कि हमने बताया, ये कैप्टन और को पायलट दोनों के लिए अजैक्सियो का पहला सफर है, इसलिए इन्हें अपनी अप्रोच के दौरान एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। साथ ही ये रूट भी इतना ज्यादा सीधा नहीं है कि इसे कैजुअली लिया जाए। दरअसल अजैक्सियो एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए सबसे पहले इन्हें एयरपोर्ट के साउथ में मौजूद अजैक्सियो VOR नाम के एक रेडियो बीकन तक पहुंचना है। फिर यहां इस पॉइंट से इन्हें प्लेन को लेफ्ट की तरफ मोड़कर गोल घुमाते हुए एक होल्डिंग पैटर्न में आना है। इस होल्डिंग पैटर्न के दौरान इन्हें प्लेन का ऑल्टीट्यूड घटाना है, और जैसे ही डिजायर्ड ऑल्टीट्यूड अचीव हो जाए तो अजैक्सियो VOR को दोबारा टच करते हुए होल्डिंग पैटर्न को छोड़कर 247 डिग्री के एंगल पर साउथ वेस्ट की तरफ निकल जाना है, जिसे रेडियल 247 कहा जाता है। इसके बाद अजैक्सियो एयरपोर्ट के रनवे 03 की तरफ लाइन अप करने के लिए इन्हें प्लेन को 320 डिग्री लेफ्ट की तरफ टर्न करना है। अब यहां से ये प्लेन को रनवे 03 की तरफ सीधा लैंड करा सकते हैं। या फिर अगर इन्हें रनवे 21 पर लैंड करने के लिए कहा जाता है तो इसके लिए इन्हें प्लेन को एयरपोर्ट का चक्कर लगाते हुए रनवे के दूसरे सिरे से लैंड करना होगा। तो सुबह 7:08 पर पायलट्स को अजैक्सियो की वेदर रिपोर्ट मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि अजैक्सियो में आसमान बादलों से ढका हुआ है और हवा 220 डिग्री के एंगल पर 10 नॉट्स की रफ्तार से बह रही है। हालांकि ये एक पहाड़ी इलाका है जिसका अपना ही एक वेदर सिस्टम होता है। यहाँ 1 मिनट के अंदर मौसम पूरी तरह बदल जाता है, जिसके बारे में पायलट्स भी जानते हैं।
प्लेन अब रोम के कंट्रोल सेंटर जोन में एंटर कर चुका है और इसे 27,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर आने का क्लियरेंस दे दिया गया है। पायलट तुरंत ही प्लेन का ऑल्टीट्यूड कम करके इसे 27,000 फीट पर लाना शुरू करते हैं। इसके साथ ही पायलट्स को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि ELBE को पास करने के बाद ये अपनी ऊंचाई घटाकर 19,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पहुँचते ही पायलट सबसे पहले फास्ट एंड सीट बेल्ट साइन को एक्टिवेट करते हैं और फिर प्लेन को 19,000 फीट की ऊंचाई पर ले आते हैं। इसके बाद कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को लैंडिंग पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। इसी बीच कॉकपिट में एक फ्लाइट अटेंडेंट एंटर करती है और फर्स्ट ऑफिसर से कैबिन का टेम्परेचर लो करने के लिए बोलती है। साथ ही कॉकपिट में बैठा टर्गलाव का बेटा भी बार बार पहाड़ियों की तरफ इशारा करके अपने पिता का ध्यान भटकाता रहता है। इस सारे डिस्टरबेंस की वजह से पायलट्स अपनी अप्रोच पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और प्लेन इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। इस सब के बीच 7:40 पर ATC की तरफ से फ्लाइट 1308 को 11,000 फीट पर आने का क्लियरेंस मिलता है। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पायलट्स तुरंत ही प्लेन को 11,000 फीट की ऊंचाई पर लाना शुरू कर देते हैं। अब सुबह 7:47 हो रहे हैं और पायलट पहली बार अजेक्सियो अप्रोच कंट्रोलर से कांटेक्ट करके उसे अपनी पोजीशन और ऑल्टीट्यूड की जानकारी देते हैं। कैप्टन, दिस इज फ्लाइट 1308। हम अजेक्सियो VOR के काफी नजदीक हैं और 11,000 फीट के ऑल्टीट्यूड को अचीव करने वाले हैं। जवाब में कंट्रोलर उन्हें आगे बढ़ने का क्लियरेंस देते हुए बताता है कि फ्लाइट 1308 को रनवे 21 पर लैंड करना है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अजेक्सियो एयरपोर्ट में कोई रेडार नहीं है, इसलिए कंट्रोलर खुद से प्लेन की पोजीशन का पता नहीं लगा सकता, बल्कि इसके लिए वो पायलट्स द्वारा दी गई पोजीशन रिपोर्ट्स पर डिपेंड है। 7:49 पर क्रू एक बार फिर से कंट्रोलर से कांटेक्ट करके उसे इन्फॉर्म करता है। Just now Ajaccio VOR level is 110 in holding pattern। इसका मतलब है कि फ्लाइट 1308 अभी अजेक्सियो VOR पर पहुंची है। उसका ऑल्टीट्यूड 11,000 फीट है और ये होल्डिंग पैटर्न में एंटर कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोलर क्रू के इस मैसेज को समझने में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उसको लगता है कि फ्लाइट 1308 बिना होल्डिंग पैटर्न लिए अजेक्सियो VOR से सीधा रेडियल 247 की तरफ आ रही है, क्योंकि बहुत सी फ्लाइट्स इस अप्रोच से भी अजेक्सियो पहुंचती हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यहां से पायलट्स व कंट्रोलर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की एक ऐसी चेन शुरू होती है जो हर बीतते सेकंड के साथ और ज्यादा लंबी होती जाती है। यही वजह है कि आप लोग कभी ऐसी सिचुएशन में ना फंसें, उसके लिए मैं हमेशा बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन सजेस्ट करता हूं, क्योंकि कई बार जब आप कोई इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग करने वाले हों या आपको कोई इंटरव्यू देना हो, तो लास्ट मोमेंट पर या तो आपका USB हेडफोन या वेबकैम खराब हो जाता है और वो सिचुएशन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। इसलिए मैं इन चीजों में हमेशा बिग पासपोर्ट जैसे ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ जाना प्रेफर करता हूं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स कभी धोखा नहीं देते। तो आपको चाहे ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करनी हो, ऑनलाइन गेम्स खेलने हो या फिर YouTube वीडियोस के लिए वॉइस ओवर ही क्यों ना करना हो, बिग पासपोर्ट के पास आपकी हर जरूरत के लिए एक खास प्रोडक्ट मौजूद है। और हाँ, आप चाहे तो इनके ब्लूटूथ हेडफोन्स और वेबकैम्स की रेंज भी चेक कर सकते हैं, वो भी शानदार हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। खैर चलिए, अब वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। अब कंट्रोलर ये सोच रहा है कि फ्लाइट 1308 अजेक्सियो VOR को क्रॉस करके समुद्र की तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ कैप्टन सही अप्रोच को फॉलो करते हुए प्लेन को बाईं तरफ घुमाकर होल्डिंग पैटर्न में एंटर कर चुके हैं। लेकिन यहां पर कैप्टन से भी एक बहुत बड़ी गलती हुई है। अप्रोच मैनुअल के अकॉर्डिंग
होल्डिंग पैटर्न में प्लेन की रफ्तार 150 नॉट्स होनी चाहिए, लेकिन इस समय प्लेन करीब 250 की स्पीड से फ्लाई कर रहा है। इस गलती की वजह से होल्डिंग पैटर्न का रेडियस ना चाहते हुए भी काफी बड़ा हो गया है, जो और भी ज्यादा खतरे की बात है। इसी बीच कंट्रोलर क्रू से कांटेक्ट करके कहता है, कंट्रोलर, फ्लाइट 1308 अपना ऑल्टीट्यूड कम करते हुए 3000 फीट पर आइए। क्योंकि उसे लग रहा है कि प्लेन अब समुद्र के ऊपर आ चुका है और यहां उसका ऑल्टीट्यूड 3000 फीट होना चाहिए। दुर्भाग्य से कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर जो इस रूट पर पहली बार सफर कर रहे हैं, उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं है कि इस समय उनका ऑल्टीट्यूड क्या होना चाहिए। इसलिए कैप्टन जवाब देते हैं, रॉजर दैट, 3000 फीट पर आ रहे हैं। जबकि होल्डिंग पैटर्न के दौरान मिनिमम ऑल्टीट्यूड 8600 फीट है। ये ऑल्टीट्यूड प्लेन को माउंट सैन पिएट्रो से बचाने के लिए सेट किया गया है, जिसकी ऊंचाई 4500 फीट है। इस खतरे से पूरी तरह अनजान पायलट्स प्लेन को 3000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर लाना शुरू कर देते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर फ्लाइट 1308 का कैबिन क्रू दो चीज़ों को समझने में पूरी तरह फेल हो गया है। इसमें पहली चीज़ है कि कंट्रोलर ने इन्हें अजैक्सियो VOR से रेडियल 247 आने का क्लियरेंस दिया है, ना कि होल्डिंग पैटर्न का। और दूसरी चीज़ ये कि होल्डिंग पैटर्न में इनका ऑल्टीट्यूड कम से कम 8600 फीट होना चाहिए, जो इस समय 3000 फीट है। दरअसल कंट्रोलर ने जब फ्लाइट 1308 को 3000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर आने का क्लियरेंस दिया, तो इसके जवाब में कैप्टन ने कहा, कैप्टन, रॉजर विल डू एंड वी आर लीविंग 11 फॉर 3000, रेडियल 247 आउट ऑफ 110। यहाँ कैप्टन द्वारा रेडियल 247 कहने से कंफ्यूजन हुई और इसकी वजह से कंट्रोलर को लगा कि फ्लाइट 1308 बिना होल्डिंग पैटर्न के डायरेक्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसके 20 सेकंड बाद कैप्टन एक बार फिर कंट्रोलर से कहते हैं, कैप्टन, वी आर इन होल्डिंग ओवर अजैक्सियो, कॉल योर इनबाउंड ऑन रेडियल 247। यहाँ कैप्टन साफ साफ शब्दों में होल्डिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कंट्रोलर ये समझने में फेल हो जाता है कि फ्लाइट 1308 होल्डिंग पैटर्न में है और वो जवाब में सिर्फ एक शब्द बोलता है, कंट्रोलर, रॉजर। असल में ऐसा होने की वजह एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। इस फिनोमेना में हमें सिर्फ वही चीज़ दिखाई और सुनाई देती है जिसे हम देखना या सुनना चाहते हैं। इस केस में कंट्रोलर ये पहले ही मान चुका है कि फ्लाइट 1308 होल्डिंग पैटर्न को स्किप करके आगे बढ़ रही है, इसलिए कैप्टन के कहने के बावजूद वो ये समझ नहीं पा रहा कि फ्लाइट 1308 अभी भी होल्डिंग पैटर्न में ही है। दूसरी तरफ कैप्टन को भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि कंट्रोलर इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार बन चुका है। 2 मिनट बाद कैप्टन कंट्रोलर को अपडेट देते हैं, कैप्टन, वी आर रोलिंग इनबाउंड आउट ऑफ 6000। इसके जवाब में कंट्रोलर कहता है, कंट्रोलर, रॉजर 1308, रिपोर्ट टर्निंग इनबाउंड। इस कॉन्वर्सेशन में कैप्टन ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेन अब होल्डिंग पैटर्न में अजैक्सियो VOR की तरफ लेफ्ट टर्न ले रहा है, जबकि कंट्रोलर को लगता है कि प्लेन अब समुद्र के ऊपर अजैक्सियो एयरपोर्ट की तरफ अलाइन होने के लिए लेफ्ट टर्न ले रहा है। इसलिए वो फ्लाइट 1308 को इसी तरह आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दिखा देता है। ये वो लास्ट पॉइंट है जहां से अभी भी इस हादसे को होने से रोका जा सकता है, क्योंकि प्लेन अब सीधा एक माउंट सैन पिएट्रो की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं, इसलिए पायलट्स भी खतरे को देख नहीं सकते। ठीक 10 सेकंड बाद
7:53 पर प्लेन का ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम बजना शुरू होता है। Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up। अचानक बजे इस अलार्म को सुनकर दोनों पायलट पूरी तरह हड़बड़ा जाते हैं और इसी हड़बड़ाहट में अगले 9 सेकंड तक उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि प्लेन के साथ क्या हो रहा है। आखिरकार कैप्टन को माउंटेन की थोड़ी सी झलक नजर आती है और वो चिल्लाते हुए प्लेन की पावर को बढ़ाने के लिए कहते हैं। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत प्लेन को फुल पावर पर सेट कर देते हैं, पर दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है। पूरी कोशिश करने के बाद भी प्लेन का बायां विंग माउंटेन की ऊपरी हिस्से से टकरा जाता है और एक तेज धमाके के साथ ये प्लेन चंद सेकंड के अंदर राख के ढेर में बदल जाता है। प्लेन में मौजूद 180 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। सभी की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये प्लेन क्रैश MD-80 एयरक्राफ्ट के साथ हुए इतिहास के सबसे पहले और डेडलीस्ट एक्सीडेंट्स में से था। खैर, मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इसमें यही चीज सामने आती है कि यह पूरा हादसा कंट्रोलर से हुई गलतफहमी की वजह से हुआ। कंट्रोलर के मन में एक अलग पिक्चर चल रही थी और प्लेन उससे बिल्कुल डिफरेंट रूट पर फ्लाई कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फ्लाइट क्रू के द्वारा इम्प्रिसाइज लैंग्वेज इस्तेमाल करने की वजह से हुई। साथ ही अजैक्सियो में रेडार ना होना भी इस हादसे के पीछे का अहम कारण था। यही सोचकर अजैक्सियो के उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सभी चार्जेस से मुक्त कर दिया जाता है और यह हादसा एक बड़े सबक के साथ हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।